चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस सेशन में से मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जी हाँ, इस सेशन में से क्वेश्चन बता रहा हूं जो आईसीएसआई ने पहले भी पूछा है और इस बार भी पूछ सकता है, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिएगा अगर यस बैंक के क्रिसिस की अगर आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा। पीएनबी के आपको स्कैंडल के बारे में पढ़ेंगे ना, जो आप जो जानते ही हैं, नहीं जानते तो बताएंगे अभी, ठीक है, तो उसमें भी रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि ये क्वेश्चन आपको, मतलब इसका आंसर आपको पता हो। ऑफकोर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसके अलावा पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जीएमआरसी के अंदर आप जो पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे पता है आपने समझ लिया, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है उसके लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। सो ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं यहाँ पे। याद देखिएगा, ये आईसीएसआई का पूछा क्वेश्चन है, किसी को चेक करना हो तो आईसीएसआई का वेबसाइट पे जाओ, वहां मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का खूब क्वेश्चन मिलेगा। एनीवेज, अ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, नोट कर लीजिएगा, अ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम व्हिच इज एन एसेंशियल फॉर साउंड एंड वाइब्रेंट ऑपरेशनल सिस्टम contains certain elements, point out such elements। अब ये पूछ के रहा है यहाँ पर, बुक ले लेना, बाद में यूज करने के लिए दे देंगे आपको, हमारी बुक है और किसका बुक है। हाँ, सो नाउ लिसन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में डेवलप होगा मैंने आपको सामने भी रखा है, और भी तरीके हैं, और भी फॉर्म से इस क्वेश्चन को पुटअप किया सकता है। हमें समझना है कि क्या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे फॉर सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क प्रोग्राम के, सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के, वापस सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आ गया ना तो पॉकेट में फोकस पक्का है। क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। देखो वैसे ना, अभी मैं आपको बता दूं, 2 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एसेंशियल एलिमेंट्स, यहां पर याद रखिएगा, इसको हम बोल रहे हैं वर्ड एसेंशियल ऑफ अ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। दीज आर द एलिमेंट्स which helps while you drafting your company compliance risk management program। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वन कहता है एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर समझ लीजिएगा, ये बहुत पक्की सी है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट एक्टिवली याद रखेगा, ऑब्जर्व करेंगे कंप्लायंसेस लेवल को, तो उसमें याद रखिएगा घपला होने का चांसेस बहुत कम होगा ही लगभग। क्या होता है समझेगा, जो आप सुनते हैं ना बड़े बड़े फ्रॉड्स हो गए, ये बड़े बड़े फ्रॉड्स जब ही पॉसिबल हैं जब कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का कोई ना कोई पर्सन मिला होता है। आप खुद सोच के देखिएगा, आप पीएनबी का केस स्टडी पढ़ के देखिएगा, जो स्कैंडल का नीरव मोदी का मैटर जो था, आपकी बुक में गिवन है इसलिए मैं इस बार उसका नाम ले रहा हूं, ठीक है। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं पीएनबी का जो स्टाफ था एंड कहीं ना कहीं आरबीआई का भी एक ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व था, है ना। अब ऐसा केसेस में आप सोच के देखिएगा, ये पॉसिबल जब भी हो रहा है जब कहीं ना कहीं बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ओवरसाइट नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, किसको, गवर्नेंस के एंड कंप्लायंस लेवल को इन ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट कहता है एक्टिव, याद रखिएगा वर्ड हुआ है एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट। एक्टिव कैसे कह रहा है, एन इफेक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या है, एक्टिवली इनका रोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में वीकली मीटिंग कंडक्ट किया जाए, जहां पर किसी भी ट्रांजेक्शन जो कि सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अगर हैं और वो सब्सटेंशियल वैल्यू के हैं, तो उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बात पकड़ में आ रहा है। एक और एग्जांपल से समझना। अच्छा, एक और ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, एक और तो मैं नॉलेज में डाल दूं। यूजुअली प्रैक्टिसेस होती हैं कंपनीज के अंदर, ये बुक के बियॉन्ड जाके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पावर में आता है, ध्यान सुनना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पावर में आता है। लेट्स टेक एग्जांपल, प्रोडक्शन हेड है, ये क्या प्रोडक्शन हेड है। अब प्रोडक्शन हेड को बोला गया कि रॉ मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं अप टू वैल्यू 10 लाख। अच्छा, वन टाइम 10 लाख तक के रॉ मटेरियल का ऑर्डर ये अपनी पावर से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बियॉन्ड इट, अगर 10 लाख से ऊपर जाना है, देन अब आप यहाँ पर किसी सीनियर अथॉरिटी को यहाँ पे है ना आप कहेंगे, अब सीनियर अथॉरिटी कौन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ऑपरेशनल हेड से
ऑपरेशनल हेड की परमिशन से बियॉन्ड 10 लाख का करेंगे। अभी ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है। आप समझना, इस जब ये कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर होगा, एग्जांपल समझ रहा हूं, ध्यान सुनना, इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर होगा और यहां पर ऑब्लिगेशन अराइज होंगे पे ऑफ करने के, तो ये ट्रांजैक्शन किसकी नॉलेज तक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद में ऑपरेशनल हेड की नॉलेज में भी है, और उससे बियॉन्ड अगर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। तो ये अब ये नॉलेज में इसके आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल नॉलेज में भी आ गया। इसके अलावा अब क्या होगा, 10 लाख तक का फ्रॉड तो सर हो जाएगा क्योंकि एचओडी की पावर में नहीं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, एक्टिव एंड एफिशिएंट बोर्ड पार्टिसिपेंट्स से। कैसे, अब बोर्ड यहां पर कहेगा कि हम फॉर एग्जाम्पल एवरी 15 डेज, मतलब एवरी मंथ इन आफ्टर जस्ट एक्सपायर्ड 15 डेज, मान लीजिए पूरा 15 डेज वर्किंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मीटिंग होगा, एक मीटिंग होगा जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज आएंगे। ये वो बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल कंपनी में होता है, ठीक है। क्या होगा, ऐसा करती कंपनीज इंटरनल पॉलिसीज बना के, तो उसमें क्या होगा, सब लोग आएंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एचओडीज आएगा और वो अपने अपने डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, कंप्लायंस लेवल, सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उसको डिस्कस करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है, ये मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा ड्यू टू एथिक्स, बट उसको ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या हो रहा है, समझ में आया? ऑलराइट सर, तो पहला तरीका क्या है, इफेक्टिव कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट की प्रोग्राम के लिए कि क्या होनी चाहिए, एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा, ये एग्जांपल किसका था, ये एक इफेक्टिव कंपनी की पॉलिसी है एंड प्रोसीजर्स। जैसे मैंने बताया कि 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन के लिए प्रोडक्शन का जो हेड है, एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो परचेज कर सकता है। 10 लाख से ज्यादा का है एंड अप टू 1 करोड़ है मान लीजिएगा, तो ऑपरेशनल हेड या हम बोल सकते हैं यहाँ पर सीईओ का पावर में या फिर एमडी का पावर में आएगा, जैसा कि प्रोसीजर में बताया जाएगा। बियॉन्ड 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से होगा। ये लिमिट मैंने यहाँ पर रखिएगा, मैंने कंपनी साइज को देख के बोला है, हो सकता है लिमिट और भी कम कंपनी कर दे, ठीक है। अब ये क्या है, कंपनी की अपनी एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं। क्या हो रहा है, तो कंपनी ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनाएगी। देखो, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड कंसिस्टेंट विद द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज। अब देखो, जब इस बात को हम ध्यान से देखें, यहां पर लेट्स एग्जांपल, जब हमने बोला कि मान लीजिएगा एक कंपनी जो है वो यहां डील कर रही है, मान लीजिएगा टेली कम्युनिकेशन में है, टेली कम्युनिकेशन के अंदर है। अब टेली कम्युनिकेशन के अंदर आप जानते हैं अथॉरिटी कौन है, ट्राई। तो कंपनी को कंपनी एक्ट के लॉज भी फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज उसको उसके इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड्स हैं उसे भी फॉलो कर रहे हैं। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपकी कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज। जैसे अगर मान लीजिएगा इस प्रोडक्शन हेड ने, हमारे एग्जांपल में प्रोडक्शन हेड ने अगर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया है, तो ये भी साथ के साथ देखा जाए कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि पॉल्यूशन लॉस को याद रखिएगा, हम कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉस की वायलेशन हो रही हो, तो इसके लिए भी आप किसी को अपॉइंट कीजिएगा। तो जो प्रोडक्शन हेड है वो उसका ड्यूटी ये भी बनता है क्या, कि वो चेक करे कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं हो रहा हो, उसके टाइमली एनवायरमेंटल ऑडिट टाइमली हो रही हो, जो एमिशन किया जा रहा है, धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, वो एक लिमिट में होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड से स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर एकदम। तो यहां पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज कर रही है उसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स भी डिफाइन किया जाए। क्लियर हो रहा है। फिर देखो, इफेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और कोई भी पॉलिसी इफेक्टिव जब भी होती है जब उसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होते हैं। प्रोसीजर क्लियर होता है कि जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया एक ट्रांजैक्शन को लेके, ठीक है। थर्ड, कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे एक मजे की बात है, ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज एप्रोप्रिएट टूल्स इन कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस लाइक सेल्फ असेसमेंट, रिस्क मैप, प्रोसेस फ्लोज, की इंडिकेटर्स, ऑडिट रिपोर्ट्स। ये सब के सब क्या है, टूल्स। किस लिए, क्या कि आप ये समझ सकें कि आप एग्जामिन कर सकें रिस्क एनालिसिस को। देखो जैसे समझो सेल्फ असेसमेंट, अभी जैसे मान लीजिएगा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ जाती है तो आपको उससे एक इंडिकेशन मिलता है। क्या इंडिकेशन मिलता है, कि कंपनी में कंप्लायंस लेवल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, फाइन्स बढ़ रहे हैं, पेनल्टीज इंपोज हो रही हैं। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कि कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्लायंसेस सेटिस्फैक्टरी लेवल पर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रिस्क मैप्स,
किन किन एरियाज पे हमको ध्यान रखना जरूरी है? जैसे दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस कमिटमेंट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मतलब कंपाइल विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, जो कि मैंडेटरी नेचर है। इसके अलावा कंप्लायंस कमिटमेंट, कंप्लायंस कमिटमेंट मतलब जब कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये कंपनी ने किसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, वो कंप्लायंस कमिटमेंट। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि हमें कौन से रिस्क मैपिंग करना जरूरी है, लो लेवल रिस्क है, मीडियम है या हायर रिस्क है। फिर प्रोसेस फ्लोज, किसी भी कंप्लायंस को करने के लिए आप ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन किया गया, अब जैसे मैंने भी प्रोसेस बताया आपको कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे हमने यहां देखा कि अगर बोर्ड के अप्रूवल से हो रहा है, मान लीजिएगा एक ट्रांजैक्शन बोर्ड के अप्रूवल से हो रहा है, तो हमने उसमें देखना है कि ऐसा है कि शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या कंपनी ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लिया नहीं लिया है, क्या सारे के सारे डायरेक्टर्स को इंटीमेट किया गया नहीं किया गया है, अगर कोई किसी मैटर पे यूनानिमस अप्रूवल लिया गया है तो उसको सबको इंटीमेट किया गया है। तो ये कह रहा है फ्लो, प्रोसेस फ्लो, ठीक है। एंड की इंडिकेटर्स हेल्प किस चीज में करेंगे आपको, ताकि वो एक तरीके से पॉपअप जनरेट करे, आपको ग्रीन, रेड एंड येलो सिग्नल्स दे सके कि हाँ भाई अभी आप डेंजर जोन में आ गए हैं, सो कंप्लायंसेस कीजिएगा, ड्यू डेट्स आ गया, आपने नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो आपको हम डिस्कस किए हुए हैं। एंड ऑडिट रिपोर्ट्स क्या हो रहा है, तो पहला हमने देखा एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट, दूसरा हमने देखा इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मेरे साथ बोलो मेरे बच्चों, आप लोग भी बोलो तभी तो याद करेंगे हम लोग, ठीक है। जितना बोलोगे ना वर्ड्स उतना ज्यादा आपका बुद्धि में जाएगा, जितना जाएंगे बार बार आप यूज करेंगे, आपकी राइटिंग में भी वही निकल के आएंगे, ड्राफ्टिंग में, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऑलराइट, तो बोलिए आप मेरे साथ में। एंड थर्ड वन देखा कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। जब एनालिसिस करेंगे तो बाय अप्लाइंग द टूल्स सेल्फ असेसमेंट, अभी बताया ना, बोलो सेल्फ असेसमेंट की इंडिकेटर्स, प्रोसेस फ्लो, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसको रिस्क को कंट्रोल करेंगे। इफेक्टिव कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग कहता है ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर दैट दे हैव एडिक्वेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट प्रोवाइड मैनेजमेंट विद टाइमली रिपोर्ट्स ऑन कंप्लायंस लाइक ट्रेनिंग, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम, सर्टिफिकेशंस। अब ये इसके थ्रू क्या होगा, आप क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि क्वार्टर बेसिस पे, जैसे मान लीजिए, चलिए हम क्वार्टर पे तो हम एग्जांपल ले रही हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था अभी, अच्छा मैं मानने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई कंपनीज करती हैं। ऑलराइट, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अभी एक कंपनी हमारे केस में रिपोर्टिंग का सिस्टम है, तो यूजली होता क्या है मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं सारे डिपार्टमेंट के, वो लोग कंपनी के सीईओ को एंड कंपनी सेक्रेटरी को क्या देखिएगा कंसल्ट करते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं अपने डिपार्टमेंट वाइज, जो उनके यहाँ डिपार्टमेंट में एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ब्रीफ, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में उनका मीटिंग में डिस्कस होगा। अब जिन कंपनी को क्वार्टर कंप्लायंसेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, ये प्रोसेस वहां पर कैसे चलेगा, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब किसी कंपनी को क्वार्टरली नहीं कर रहे हैं, एनुअली कंप्लायंसेस करना है, तो कंपनी की इंटरनल पॉलिसी ऐसी होगी, कंपनी बना सकती है कि क्वार्टर बेसिस पे रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। इससे अल्टीमेटली पता क्या लगेगा, जब यहाँ पर सीईओ एंड सीएस के लेवल पे वो कंप्लायंस लेवल चेक किया जाएगा, तो कहीं पर भी अगर नॉन कंप्लायंस होंगे इमीडिएटली उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग करना जरूरी है, मॉनिटरिंग एंड अलॉन्ग विद द रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड टेस्टिंग कहता है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड टू वेरीफाई दैट कंप्लायंस लाइक रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर इन अ प्लेस एंड फंक्शनिंग एज इंटेंडेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन इज टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि ये अवेयरनेस रहे। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का मतलब है कंपनीज एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स को भी हायर करके अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, कंप्लायंस लेवल सिस्टम को किसी प्रोफेशनली कंपनीज को जो होती हैं, फर्म्स होती हैं, हायर करके टेस्ट करवाती है, ताकि वो एक्चुअली एक लेवल टेस्ट कर सके कंपनी के अंदर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल जो एजेंसीज जिनको हायर करती कंपनीज, वो सारे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, क्वार्टर, एनुअली, हाफ ईयरली, एनुअल बेसिस पे, इवन कई ईयर्स के रिकॉर्ड्स को भी चेक करती है, एंड फिर बताती है मैनेजमेंट को कि हाँ कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पे आपका जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है बहुत स्ट्रांग है और इफेक्टिव है। क्या हो रहा है, तो टेस्टिंग एक है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, मतलब जब कंपनी अपना मर्जी से कराता है, एक होता है रेगुलेटरी बाय ऑर्डर ऑफ द रेगुलेटर्स, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट थोड़ा होगा, तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइज करें, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है। अब देखो बेटा,
ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा, ध्यान से ध्यान रखना है, इन्हें याद रखिएगा, अच्छे से समझना है और एग्जाम में कोड करके आना है। आई होप कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को डाउट नहीं है, आप बिल्कुल ना घबराएं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, आप लोग भी अपना क्वेश्चन कोई रख सकते हैं, एना के 9 का व्हाट्सएप पे भेजिएगा, कोई मैं आंसर करूंगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज याद रखिएगा चल रही है लगातार, ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। नाउ हियर कम्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इंपॉर्टेंट तो मैं कहता हूं पूरी बुक ही होती है ना, इंपॉर्टेंट तो लगभग पूरा बुक ही है, बट हाँ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, मैं आने वाले टाइम में सबको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। वो स्कोर करने के लिए बोलता हूं मैं, जब स्कोर करना है तो फिर उन चैप्टर्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट्स, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। कहता है जी GRC, जी याद रखिए GRC अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर देखा जाए तो तीनों की हम बात करेंगे, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। ये तीनों ही एक साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में याद रखिएगा रखे जाते हैं। जैसे until fairly recent, compliance was seen as a separate business practice along with governance, risk management. However, over the past decade, these three disciplines have developed a considerable number of overlapping activities, such as internal audit, incident management, operational risk management, compliance with regulatory programs. Today, many companies take integrated approach to these three areas, referring to the collective as governance, risk management, and compliance. Importance GRC can be observed not only by the companies but also by the legislator, and famous PNB scandal a glaring example to make this case. देखो PNB का एक केस स्टडी का बता दूं, केस स्टडी के सेशंस अलग से चलेंगे, आप लोगों को भी कह दूं केस स्टडी के सेशन हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं उनके सेशंस में अलग से आपको उसके वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को बताऊंगा अलग से, साथ में बताएंगे जब करेंगे, वो वहां जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। बट यहाँ मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ PNB स्कैंडल के बारे में, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ चाह रहा हूँ टॉपिक का हमें क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अब PNB का केस के मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। अब PNB को हटाओ एक बार, ये सोच के देखो, मान लीजिए एक बैंक है ABC बैंक, ठीक है। ABC बैंक ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स दे रहा है, क्यों? ताकि आपको ओवरसीज बैंक से, मान लीजिएगा किसी ओवरसीज बैंक से क्या करना है, आपको जनरली मान लीजिए गारंटी चाहिए। गारंटी क्यों चाहिए? क्योंकि जो आपका ओवरसीज, बेसिकली ओवरसीज आपका एक याद रखिए एक्सपोर्टर है। ओवरसीज आपका एक्सपोर्टर है, मतलब बाहर से आप कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके लिए कहता है बैंक की गारंटी लेकर आओ। बाहर का याद रखिएगा, जो आपको बाहर से आपके लिए सामान बेचने वाला है एक्सपोर्टर, ठीक है। अब वो इंपोर्टर से कह रहा है, जो इंडिया में बैठा हुआ है उससे कह रहा है कि आप अपने यहां से हमें बैंक गारंटी दीजिएगा। बैंक गारंटी ABC बैंक ने दिया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर, और अदर बैंक्स ने भी यहां दिया, ठीक है, जो कि ABC बैंक के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी गारंटी प्रोवाइड किया। अब वो जानते हुए भी कि ओवर एंड एक्सेसिव गारंटी इंपोर्टर्स को प्रोवाइड की जा रही है, इवन आफ्टर, ये देखने के बावजूद भी कि जो देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इस थ्योरी के अंदर भी इन्होंने मेंशन किया है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सॉरी इस केस स्टडी के अंदर भी देखो, चलो कोई नहीं, इसको हम बाद में रीड कर लेंगे, मैं आपको अपना एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। अब पहले एग्जांपल समझते हैं। PNB वाले में आप ये बात समझेगा, PNB वाले क्लियर हो जाएगा, बाकी केस स्टडी का जो सेशन अलग से स्टार्ट हो रहा है उस वाले में अच्छे से करेंगे। तो ABC बैंक ने, याद रखिएगा, बैंक ने गारंटी दिया इंपोर्टर को, किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए, कि भैया ठीक है ये बैंक गारंटी आप रखते जाओ। क्लियर, ध्यान सुनना। RBI मान लीजिएगा एक बैंक है, आप लोग जानते हैं RBI, उसको एक बैंक के बोलेंगे RBI है, ठीक है। उसने रूल्स दे रखा है कि भाई अगर आप ये जो लेटर ऑफ गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये 90 डेज से ज्यादा का नहीं होगा। 90 डेज कब से? जब से वहां शिपमेंट हो गया, शिपमेंट से यहाँ आपके गुड्स को आने तक का, इतना गारंटी हम देंगे। ये ड्यूरेशन है, ठीक है। लॉजिक क्या है, सारी चीजें आपको बैंकिंग वाला क्लास में बताए भी थे, लेकिन अलग से जो बच्चों को नहीं पता उनको बताऊंगा, ठीक है। सब एक साथ इकट्ठा कर लूंगा ना, सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम अभी सिर्फ एग्जांपल कोड कर रहे हैं। तो RBI गाइडलाइंस क्या है? 90 डेज की। इधर ABC जो बैंक है, ये 12 महीने तक का गारंटी का काम चल रहा है 12 महीने थे, लेकिन कह रहा है 90 डेज के अंदर एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब ये बैंक लगातार यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लगातार प्रोवाइड कर रहा है इंपोर्टर को, और इंपोर्टर का नाम जो यहां पर है वो क्या है? वो है नीरव मोदी।
एबीसी बैंक का नाम क्या है? पीएनबी। क्या है? पीएनबी। क्या कर रहा है वो? आरबीआई की गाइडलाइंस को वायलेशन भी कर रहा है। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? मैं सिंपल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब बैंक की गवर्नेंस के अंदर झोल है। एग्जाम में मत लिखना झोल है, बता रहे हैं, मतलब अगर वहां फ्लॉ है, कमियां हैं गवर्नेंस के अंदर ही। क्योंकि जब अगर हम देखें 10 to 20,000 करोड़ रुपीस का अगर आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जब गारंटी इन्वोक किया जाएगा तो आप किस पे आएगा? वो एबीसी बैंक पे, मतलब पीएनबी पे, और वो प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं की जा रही है। तो प्रॉब्लम कहां है? पीएनबी के इंटरनल मैनेजमेंट में, कंपनी का जो मैनेजमेंट है बैंक का, सॉरी, वहां गड़बड़ है। प्लस आरबीआई ऑफिशियल्स को, क्योंकि बैंक इंटीमेट करते हैं तो आरबीआई का ऑफिशियल्स भी यहां पर मिला हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आप कह देखिएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट हुआ था। और ये केस बहुत फेमस है। यहां डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है ये समझना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस लेवल, ये यहां पर किसी भी फॉर्मेट में कोई कमियां होंगी तो वहां इस तरीके के स्कैंडल्स या केसेस होंगे ही होंगे। यस बैंक में भी यही गड़बड़ था कि उसका एनपीए बढ़ता ही चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो उसे क्या था, वो केस स्टडीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि इस सेंस से देखो अब यहां एग्जाम आपके लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करना। Governance, risk management, compliance are three related facets that aim to ensure that organization reliably achieve objective, addresses uncertainty and acts with integrity. Comment. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, इसे छोड़ मत जाना। समझा रहे हैं, ध्यान से इसको नोट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन डेवलप होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स: गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस प्रॉपर रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो याद देखिएगा, गवर्निंग बॉडी, देखो ना, देखो गवर्नेंस क्या? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस established and executed by directors of the organization that are reflected in the organization structure and how it is managed and led toward achieving goals. बात पकड़ में आ रहा है? एकदम। Governance describes the overall management approach through which senior executives direct and control their entire organization using a combination of management information and hierarchical management control structure. अभी जब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, वहां क्या देखने को मिला? हमने देखा कि जो मैनेजमेंट है उसने पॉलिसीज बनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पॉलिसीज बनाया क्या कि किस तरह से रिपोर्टिंग होगा। मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 10 लाख तक के परचेज करने की पावर हमने, मान लीजिएगा, प्रोडक्शन हेड को दे रखी है रॉ मटेरियल परचेज करने की। 10 लाख से बियॉन्ड है तो ये मान लीजिएगा कंपनी का एमडी से होगा, मान लीजिएगा 1 करोड़ तक का। 1 करोड़ से ज्यादा का है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। इसके अलावा जो भी परचेज यहाँ पर प्रोडक्शन हेड करता है उसको क्या देखेगा, रेगुलर बेसिस पे इंटीमेट भी करना है और उसके रिगार्डिंग कंपनी वीकली या एवरी 15 डेज मीटिंग भी करेगा, जो कंपनी का मैनेजमेंट बैठ के उसमें डिस्कस करेगा कितना मटेरियल परचेज किया गया, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, किससे परचेज किया गया, कब तक का, या देखिएगा क्रेडिट पीरियड है। ये सारी एस्पेक्ट्स, बात पकड़ में आ रहा है? ये कब होगा? जब कह रहा है जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस एस्टैब्लिश्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय डायरेक्टर, बात पकड़ में आया, बाय द डायरेक्टर्स that reflect in the organization structure and how it is managed and led toward achieving goals. Governance describes overall management approach toward which senior executive. अब governance का मतलब क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीज प्रोसेसेस डिफाइन कर रहे हैं कंपनी के लिए, वो सीनियर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करें। Control the entire organization using a combination of management information and hierarchical management control structure. Governance activities ensure that critical management information reaching the executives team is sufficiently and complete. अब होता क्या है ना, मान लीजिएगा जो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है, सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, अब उन ट्रांजैक्शंस हुए हैं या ऑफ कोर्स कंप्लायंस लेवल पर है और उसकी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीनियर मैनेजमेंट तक नहीं आएगी, वो इनएक्यूरेट है। अगर वो इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है तो वही इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ जाएगी बोर्ड के पास में, बोर्ड उसी के बेसिस पे आकर डिसीजन लेगा। तो क्या यहाँ पर एक साउंड डिसीजन लिया जा सकता है? नहीं ना। मान लीजिएगा आप के एग्जाम में
क्वेश्चन पेपर, भगवान ना करे ऐसा है, ना आपके नहीं कह रहा, मान लीजिए किसी के भी एग्जाम में, ठीक है, आपके लिए नहीं, किसी के भी एग्जाम में, हाँ बेटा नहीं कह रहे हैं, किसी के भी एग्जाम में मान लीजिएगा क्वेश्चन पेपर जो है वो उसकी याद रखिएगा, उसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा रहा है कि आपसे डिमांड क्या कर रहा है, और एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या टाइम कर पाएंगे प्रॉपर? नहीं ना। बात पकड़ में आ रहा है? तो जब कोई डिसीजन लेने के बाद तो इंफॉर्मेशन, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पे आएगी, उसमें आएगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव उसी इंफॉर्मेशन को कहां के पास ऑन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एक्यूरेट एंड टाइमली, तो इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए? complete, accurate and timely to enable appropriate management decision making and provide control mechanism to ensure that strategies, directions and instructions from the management are carried out systematically and effectively। बात पकड़ में आया? क्या हो रहा है? पहला बात, हाँ आगे देखो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग रिस्क दैट कुड हिंडर मतलब समझते ना, टू स्टॉप, एक तरीके से रोक देना, to stop, लिख लीजिए, the organization from reliably achieving its objectives under uncertainty। Risk management is a set of processes through which management identifies, analyze and where the necessary respond appropriately to risk that might adversely affect the realization of the organization business objectives। याद देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कंप्लायंस रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यूजुअली क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर काम क्या है? आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना। क्या कर रहे हैं हम लोग? आइडेंटिफाई होना चाहिए आपको, रिस्क आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, एंड वेयर इट इज नेसेसरी रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली टू रिस्क दैट माइट एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरीके से देखा जाए क्या है? आइडेंटिफाई करना रिस्क। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब मान लीजिएगा दो तरह के लेवल पे हो सकता है ये रिस्क। एक रिस्क हो सकता है अगर कोई रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हो गए, कोई नया लॉज इंट्रोड्यूस हो गया है और आपको उसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है, विद इन 60 डेज आपको न्यू लॉ सर कंपाइल करना है, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक है मान लीजिएगा जहां पर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया मार्केट में, या रिसेंटली एक नया पौधा लगा। देखो दोनों एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक कोई टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मान लीजिएगा लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, और कई रिसर्च स्टडीज में प्रूव हो गया, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, बोला नहीं इसको बंद करो, आज से इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे इंडिया में है कई ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो अपनी मेडिसिन सेल करती हैं इंडिया में, और जिनको कई कंट्रीज एक्सेप्ट भी नहीं करता है, ठीक है, कई कंट्रीज एक्सेप्ट भी नहीं करता, लेकिन इंडिया में सेल होता है। अब अगर मान लीजिएगा सडनली ये कहा जाए कि भाई इनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके लिए मना कर दिया गया। अब ये मना कर दिया गया, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आ गए, कंपाइल करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से मना कर दिया गया। चैलेंज तो आ गया ना, रिस्क क्यों आ गया कि ऐसा हो सकता है कहीं ऐसा। देखिए अब जैसे मान लीजिएगा एक एनबीएफसी है, वो फंडिंग प्रोवाइड कर रही है और उसको ये पता है कि जिस सेक्टर में वो फंडिंग कर रही है, मान लीजिए वो एग्जामिन कर रही है, जिस सेक्टर में फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, ध्यान सुनिएगा, जिस सेक्टर में फंडिंग प्रोवाइड कर रही है वो सेक्टर में रिसेशन आ रहा है, चांसेस पूरे आने के हो रहा है, जैसे फ्यूल की प्राइसेस, कोल की प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो फंडिंग्स होंगी एनबीएफसीज की, वो रिस्क नहीं हो गया। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और रिस्पॉन्ड करना, इफ इट इज नेसेसरी तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर रिस्क आपके लिए हो। अब एनबीएफसीज के लिए हो सकता है जो फाइनेंस कर रही है, जिस फंडिंग जहां कर रही है, कोल इंडस्ट्री के उसका रिस्क होगा। एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगी, है ना, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस पर ध्यान देगी, नए रूल्स रेगुलेशंस आए उसके लिए ध्यान देगी। Might adversely affect the realization of the organization's business objectives. The response to risk typically depends on their perceived gravity and involve controlling, avoiding, accepting or transferring them to third party. जैसे थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना, थर्ड पार्टी का मतलब है लाइक इंश्योरेंस ऑब्टेन कर लेना। कंपनी इंश्योरेंस ले लेती है ना, इंश्योरेंस ले लेती है रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी अप्लाई कर सकती है। Now, whereas organization routinely manage a wide range of risk, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कॉमर्शियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, ये सब का सब क्या हो गया? रिस्क मैनेजमेंट का अंदर का एरिया है। सिंपल है, क्वेश्चन आ गया ना, 4-5 मार्क्स सबका पॉकेट में आएगा, और मार्क्स तो आएगा, तुम अपना नॉलेज तो अपग्रेड करो। Now next is compliances, refers to adhering with the mandated boundaries, laws and regulations, मतलब laws which are nature in compliance and requirements करना ही है, and voluntary boundaries like policies, procedures. Compliance means conforming to the stated requirements.
at an organizational level, it is achieved through management processes which identify the applicable requirements defined, for example, in laws, regulations, contracts, strategies, policies, assess the state of compliance, assess the risk and potential cost of non-compliance against the projected expenses to achieve the compliance, and hence prioritize, fund and initiate any corrective action deemed necessary. I hope ये तो पूरा चैप्टर इसी पे तो पढ़ा है, क्लियर एकदम। तो ये देखेंगे कि कौन से कंप्लायंसेस वॉलंटरी इन नेचर हैं, कौन से कंप्लायंसेस मैंडेटरी इन नेचर हैं, और उनको टाइमली कंप्लायंसेस करना, साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करना अगर वो नॉन कंप्लायंसेस होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये 3 एस्पेक्ट्स आपके एग्जाम में, 3 क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया, इस क्वेश्चन से यहां से डेवलप हो रहा है ये, सो इसको भी ध्यान रखना है मेरे बच्चों। फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ के जाना। Governance, risk management, compliance are 3 related facets that aim to ensure that organization reliably achieve objective, address uncertainty, acts with integrity। अब ये इसके साथ साथ हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि आपको कोई इसके ऊपर कोई केस स्टडी एनालिसिस बन के भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर आ सकती है पीएनबी की है, ये देखो यस बैंक की है, आगे तो यस बैंक की हम देखेंगे, एक हमने ऊपर पीएनबी का देखा था, पीएनबी में भी जीआरसी की कमी की वजह से ही पीएनबी स्कैम हुआ। सेम अगर मैं आगे बोलूं, यस बैंक में जो केसेस हुआ, यस बैंक के अंदर केसेस जो था, जो एनपीए उसका कहीं और दुनिया में पहुंच गया और आरबीआई ने उसका मैनेजमेंट टेक ओवर किया, मॉनिटोरियम पीरियड लगाया गया लेंडर पे कि आप लेंडिंग नहीं करेंगे एक टाइम पीरियड के लिए। ये भी देखिएगा यस बैंक का केसेस कहाँ गया रे, आ गया यस बैंक केसेस के स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही समझाऊंगा डिटेल में, पहले बेस तो पकड़ में आ जाए फिर तो तुम्हें केस स्टडी करने जाओगे। क्लियर, ऑलराइट। अब देखिएगा यहां से और ये इसको मिला के हम जो नेक्स्ट सेक्शन करेंगे उसमें केस स्टडी रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछिए और तैयार रहिएगा। इसके अलावा सिर्फ एक बार केस स्टडी जब रीड कीजिएगा, नहीं करेंगे तो हम कराएंगे ही। ऑलराइट, फिर बात है क्या आप लोगों के लिए, बैठ जाइएगा।